मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही अभिनय के लिए संघर्ष करना शुरू कर देने वाले अभिनेता विनीत कुमार सिंह अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विनीत कुमार सिंह ने पिता, जन्नत, सिटी ऑफ गोल्ड, गैंग्स ऑफ वासेपुर सहित कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया, मगर सशक्त अभिनेता के रूप में उनकी पहचान बनी फिल्म मुक्काबाज से। उसके बाद भी वह लगातार काम करते रहे और इन दिनों G5 पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति में हारून शाह अली बेग का किरदार निभाकर वह चर्चाओं में हैं। लोग उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। आज हम फिल्मी संगम चैनल पर विनीत कुमार सिंह से लंबी बातचीत कर रहे हैं। विनीत कुमार सिंह जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुझे एक चीज़ बताएं कि मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के जब आपने अभिनय को बनाया तो जो सोचा था उसमें कहाँ तक आप सफल नज़र आ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, या क्या अनुभूतियाँ अब रही हैं? पहले देखिए, बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेडिकल की पढ़ाई पहले हुई और फिर मैं मुंबई आया, जबकि आप पास आके देखेंगे, मुझसे पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे मुंबई आना था एक्टर बनने के लिए, इसलिए मैंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास बहुत पहले हो गया था। जब मैं मुझे लगता है 14-14 साल का था, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यही काम करना है। वजह उसकी ये थी कि मैं जब भी एज एन एक्टर कुछ करता था तो मुझे उसमें अलग तरह की खुशी मिलती थी। पढ़ाई मैं करता था तो उसमें मुझे बहुत एफर्ट लेना पड़ता था। खेलता भी था तो उसमें भी काफ़ी मेहनत करके ठीक ठाक खेला। 5-6 नेशनल खेले बास्केटबॉल के, मिनी, सब जूनियर, जूनियर लेवल तक, लेकिन बहुत मेहनत करके वो चीज़ होती थी। तो जब उसके हिसाब से कंपेयर करता था कि यार मैं एज एन एक्टर जब काम करता हूँ, ये अलग बात है, कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, लेकिन एक जो अंदरूनी एहसास होता है वो एहसास बहुत कमाल का था। और ये मन बना लिया कि भाई यही वो काम है जो मैं करूँगा। क्योंकि फिल्में जब देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जादू है और मुझे उस जादू का हिस्सा बनना था। अब उस समय ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़, ऐसी कुछ मेजर कुछ ऐसा था नहीं। टीवी थी, टीवी पे दूरदर्शन आया करता था और अखबार या पत्रिकाएं, यही साधन था। तो मैं पढ़ता था, जब किसी एक्टर का इंटरव्यू आता था तो मुझे एक कॉमन चीज़ दिखती थी कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है मुंबई में, जो बाहर से लोग आते हैं। मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा तो होगा कैसे, क्योंकि घर से अगर सपोर्ट नहीं मिला, और मेरे घर में सारे एकेडमिक फील्ड में हैं। मेरे फादर मैथमेटिशियन हैं, चाचा वो स्टैट के हैं, और एक चाचा प्रिंसिपल हैं, तो सारे एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मुझे हमेशा ये था कि अगर सपोर्ट नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा मुंबई में, आसान तो होगा नहीं, और मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था। तो मेरे मन में ये था कि अगर मैं डॉक्टर बन गया, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल था तो आप पढ़ाई से भाग भी नहीं सकते थे। हाँ, पापा, चाचा, इन लोगों से बचने के लिए मैंने बायो ले ली, क्योंकि ये सारे मैथ्स वाले थे। तो गर्मी की छुट्टियों में जब गांव जाता था तो उनका ये होता था कि इस बार कौन सी क्लास में? बोला 9th में। बोला आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ। बोला अरे मैं छुट्टी में आया हूँ गाँव। मैंने प्लान किया था कि मैं आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ूंगा, है ना, बेल तोड़ेंगे, बेल का शरबत बनाएंगे, खेत में जाएंगे, हमारे यहाँ हुरहा बोलते हैं, जो हरा चना होता है, उसको भून के खाएंगे। सब दुनिया भर का प्लान चौपट, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे लोग पकड़ के मुझे। मैंने तय किया कि इनके ना ये जो गैंग है मेरे पिताजी और चाचा लोगों की, जो बिठा के पढ़ाती है मैथमेटिक्स, पहले तो इससे बचो। तो मैंने बायो ले लिया इंटरमीडिएट में जाते ही। लेकिन फिर ये था कि बायो ले लियो तो डॉक्टर बनो, जो एक कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, ज़्यादातर लड़कों की, बच्चों की कहानी यही है कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या आगे जाके आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मोस्ट ऑफ यही चूज़ किया जाता है। तो जब मेडिकल ले लिया तो ये हुआ कि भाई अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं मुंबई जाके शाम को प्रैक्टिस कर लूँगा मेडिकल की एज ए डॉक्टर, और दिन में स्ट्रगल करूँगा। तो ये मेरा प्लान था जब मैं 14-15 साल का था। फिर मेरा मन, क्योंकि मैं पढ़ता रहता था सारे एक्टर्स के बारे में,
एनएसडी के बारे में जान गया था, एफटीआईआई के बारे में जान गया था। तो मेरा प्लान ये भी था कि अगर मैं एनएसडी चला जाऊँ किसी बहाने तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे जो करना है वहाँ मुझे अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन सपोर्ट कहीं आसपास नहीं था। तो वो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चल रही थी। जब भी इंटरमीडिएट मेरा हुआ तो मैंने बीएचयू में फट से एडमिशन ले लिया, बिकॉज वहाँ पे सेशन बहुत अच्छा था बीएचयू का। तो बीएचयू का सेशन बहुत करेक्ट था। तो मुझे ये था कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, बिकॉज ग्रेजुएशन लगेगा एनएसडी के लिए, तो दिल्ली जा सकता हूँ। बट मेडिकल के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम। 3 महीने बीएचयू में रहा, वहाँ मिस्टर फ्रेशर वगैरह हुआ और रिजल्ट आ गया मेडिकल का, तो मेडिकल कॉलेज चला गया। बोला चलो अब मेरे स्ट्रगल की लड़ाई जो है मैं लड़ सकता हूँ, कि अगर सपोर्ट नहीं आया घर से तो मुझे मैं प्रैक्टिस कर लूँगा मुंबई में शाम को, और दिन में जो मुझे काम करना है एज एन एक्टर, लोगों से मिलना जुलना, देखूंगा क्या करना है। तो मेडिकल ऐसे हुआ, नहीं तो मेडिकल हो करके यहाँ आया ऐसा नहीं था। और मैंने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में था इसलिए क्योंकि वहाँ से भाग भाग के मैं दिल्ली जाता था। तो 5 से 6 घंटा उस समय बस से उस समय लगते थे, और वहाँ जाता था, कोई प्ले मिल गया या कोई वर्कशॉप चल रही है या एनएसडी में कोई प्लेज वगैरह हो रहे हैं तो उनको देखना, अच्छा काम देखना, अच्छे काम का हिस्सा कैसे भी बन सकूं। ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज मेडिकल कॉलेज में इनरोल था, और जैसे ही मेरा ये मुझे आइडिया लग जाती थी, बिकॉज मैं अपनी अटेंडेंस, मेरे पास एक रजिस्टर होती थी डमी जैसी, उसमें मैं अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करता था कि हाँ मिनिमम अटेंडेंस मेरी हो गई है, अब मुझे एग्जाम में बैठने से नहीं रोकेंगे, तो मैं भाग लेता था मेडिकल कॉलेज से। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर अब जो आपने पूछा कि कितना संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आया था, मेरा सपना था कि फिल्म में खुद को हीरो के रूप में मैं काम करना चाहता था। और हाँ, वक्त लगा, टेढ़ी मेढ़ी जर्नी थी, छोटे मोटे बहुत सारे रोल्स किए, डायरेक्शन में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। उतार चढ़ाव आए, अच्छे बुरे दिन सब आए, देखा, लेकिन मेरी जिद ये थी कि जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगा। वक्त लगा, एक पहला बड़ा मौका आया था गैंग्स ऑफ वासीपुर। उसके पहले एक फिल्म की थी सिटी ऑफ गोल्ड, जो महेश मांजरेकर जी ने बनाई थी। लेकिन गैंग्स ऑफ वासीपुर से ये एक पहचान, एक एक्टर के तौर पे पहचान मिली, क्योंकि उसमें सारे तकरीबन 300 तो एक्टर थे, सभी अच्छे एक्टर थे। उनमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जो बहुत ही मजे हुए और आज सब लोग उनको जानते हैं। उनके बीच में काम की सराहना हुई, तो एक पहचान मिल गई। लेकिन वासीपुर के बाद बाकी सारे लोग बहुत आगे निकल गए, मेरे साथ कुछ बड़ा नहीं हो रहा था। बॉम्बे टॉकीज हुई, अगली हुई, तो ये फिल्में मेरे लिए 2013 तक कंप्लीट हो गई थी, बट वो नहीं हो रहा था जो मैं चाह रहा था। देन आई स्टार्टेड राइटिंग। मुक्काबाज मैंने मेरी बहन के साथ मिलकर लिखी और फिर उसे पिच करता रहा। मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मुक्काबाज आप बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रोटोगनिस्ट मैं करूँगा, और इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो वो सिलसिला लंबा चलता रहा। फाइनली अनुराग सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूँगा। मैं बहुत खुश। मैं बोला सर स्क्रिप्ट आपके पास है, जो करना है करिए। मैं दैट डे मैं पंजाब ट्रेनिंग के लिए निकल गया। तो जो सपना लेके शहर में आया था वो तो हुआ, वक्त लगा। मुक्काबाज मतलब गैंग्स ऑफ वासीपुर कुछ 12 साल के बाद हुई। मैं 1999-2000 में मुंबई शुरू हो गया था, और पढ़ाई भी चलती थी। हाँ, वासीपुर को 12 साल कह लीजिए और मुक्काबाज को 18 साल लगे, तो 18 साल बाद एज ए लीड मौका मिला। आपने भी कहा कि जब आप खेल कूद में लगे हुए थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसा आप लग रहा था, लेकिन अभिनय में भी तो मेहनत है। हाँ, अभिनय में बिल्कुल मेहनत है, लेकिन मुझे लगता है ये काम से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। तो जिस काम में
आपको मज़ा आता है, उस काम में, उस काम को करते हुए आपको मेहनत का एहसास नहीं होता, आपको खुशी मिलती है। जैसे कोई खिलाड़ी है, अगर वो फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो जब जब फुटबॉल खेलेगा उसे बहुत खुशी मिलेगी, उसका चेहरा देखिए वो चहकता है। क्रिकेटर्स हैं, तो जो क्रिकेट खेलने के लिए जो पैदा हुआ है, अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो उसके लिए वो मेहनत नहीं है, एक डिसिप्लिन है। अच्छा खेलने के लिए आपको नो डाउट मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक जो अंदर की खुशी है, वो खुशी किसी और काम में नहीं मिलती। चलिए, मुक्काबाज से आपको बहुत शोहरत मिली, लोगों ने आपके अभिनय की बहुत तारीफ की, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे, क्या हो गया? हाँ, मुझे मुक्काबाज के बाद लगा था कि बहुत सारी ऐसी फिल्म्स मिलेंगी जो मैं करना चाहता हूँ, कुछ और नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलेगा। फिल्में आई, लेकिन एज ए लीड थिएटर पे मैं मैनेज नहीं कर पाया। थिएट्रिकल रिलीज मेरी सोलो, जिस तरीके की फिल्म मुक्काबाज थी, उस स्पेस में मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक दूसरी चीज़ और है, जब मैं देखता हूँ कि 2 साल 2020, 2021 सारी दुनिया के कोविड में ख़राब हुए, तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही थी, और मैंने फिर जो चीज़ें मेरे पास उनमें बेहतर थी उनको किया। अब रंगबाज अभी रिलीज़ हुई है, और जिस तरीके का रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो बहुत कमाल का है। लोग कहीं ना कहीं, मुक्काबाज किसी के जहन से गई नहीं है। आज भी लोग मुझे देखते हैं या मिलते हैं तो तुरंत मुक्काबाज ही उनके मुंह से निकलता है। तो वो फिल्म आज भी ऐसे लगता है कल ही लोगों ने देखी है। वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं उस फिल्म ने इतना एक कनेक्ट पैदा किया है, और वो आज भी अलाइव है, ये कम होता है ऐसा। और रंगबाज अभी वो लोग देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो लोग बहुत खुश हैं। और मुझे अब बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की कॉल्स आ रही हैं, मैं इन टॉक हूँ कई लोगों के, और अब मैं चाहूँगा खुद को एज ए लीड की कैपेसिटी में काम करना चाहूँगा मैं, और खुद को वहाँ चाहूँगा कि खुद को वहाँ ले जाऊँ, और कुछ अलग तरह की फिल्में करूँगा। मैं चाहता हूँ रोमांटिक फिल्में करूँ, कुछ एक्शन फिल्में करूँ, और हाँ, मैं बातचीत चल रही है मेरी। मुक्काबाज और रंगबाज की विषय वस्तु में जमीन आसमान का अंतर है, तो रंगबाज ने क्यों आपको प्रेरित किया कि की जानी चाहिए? रंगबाज मेरे लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है, और जैसा कि मैंने बोला, मुझे मज़ा आता है अच्छा काम करने में, खुशी मिलती है। तो रंगबाज में मुझे दिख रहा था कुछ तकरीबन 30 साल की जर्नी ऑन स्क्रीन मुझे प्ले करनी है। जो किरदार है मेरा, हारून शाह अली बेग, जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, 18-20 साल से लेकर के तकरीबन 50 साल तक की जर्नी है ऑन स्क्रीन। तो मुझे 3 डिकेड प्ले करने का मौका मिल रहा था, और किरदार इतना लेयर्ड है, कम मिलता है ऐसा। एक गैंगस्टर जो पॉलिटिशियन बनता है, गैंगस्टर ऐसा जो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सिस्टम चलाता है, ऐसा पॉलिटिशियन जो सरकार बना दे, सरकार गिरा दे। कोई सिचुएशन अगर आ गई उस प्रदेश में, उस राज्य में, तो वो आदमी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा वो एक लोअर मिडिल क्लास से जर्नी की शुरुआत है हारून शाह अली बेग की। उसकी जिद है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा। इसकी वजह से क्लैशेस होते हैं, वो स्टैंड लेता है, और कैसे उसका जीवन बदलना शुरू होता है। परिवार में बाकी कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके की एक्टिविटी में लिप्त हो। अपने फैमिली से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये अलग बात है कि परिवार उसे कितना एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर इस किरदार के जो और पहलू हैं, वो साहित्य से बड़ा प्यार करता है। वो नॉवेल्स पढ़ता है, राही मासूम रज़ा साहिब की, वो किताबें पढ़ता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बातचीत में वो चीज़ें आती हैं, वो नज़ाकत उसकी बातचीत में आती है। फिर ये किरदार संगीत से मोहब्बत करता है, और बहुत ही ऐसे ज़हीन गाने जिसे सुन के सुकून मिलता है, ऐसे गाने इत्मीनान से बैठ के वो सुनता है। और जबकि इस आदमी के एक फ़ोन कॉल की वजह से पूरा बवंडर मचा हुआ है बाहर, ये आदमी चुपचाप शांति से बैठ के गाने सुनता है। ज़बरदस्त मोहब्बत करता है। सना जो किरदार है, जिसमें जो आकांक्षा ने प्ले किया है,
इतना लेयर कम मिलता है करने के लिए, 30 साल की जर्नी कम मिलती है करने के लिए। तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 20s, 30s एंड 40s। लेट 30s और 40s के लिए मैंने 10 kg वजन बढ़ाया अपना। तो मुझे मजा आता है इस तरीके का इंटरेस्टिंग काम करने में। मैंने बोला लेट्स डू इट, और मुझे दिख रहा था कुछ बढ़िया चीज है, और आज लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस सीरीज को करने के पहले हारून अली शाह बेग के बारे में आपको कितनी जानकारी थी, और बाकी जानकारी या नहीं थी तो आपने कैसे इकट्ठा की? हारून शाह अली बेग के बारे में मेरी बातचीत हुई नवदीप सिंह जो शो रनर हैं, उनसे खूब सारी बातचीत हुई, और जो डायरेक्टर हैं अजय राय, वो मेरे लकी चार्म हैं, बिकॉज उनके साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर की, जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, उनके साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर की है और मुक्काबाज की है, तो इसलिए मैं उनको अपना लकी चार्म बोलता हूँ। अभी रंगबाज साथ में फिर से जुड़ने का मौका था रंगबाज की वजह से। नवदीप सिंह ने मुझे जो डिटेल किरदार के बारे में बताई, मुझे अच्छा लगा, मुझे वहीं समझ में आ गया था कि कुछ बढ़िया। उस समय राइटिंग स्टेज में थी रंगबाज, मैंने तभी हाँ कर दी थी। फिर सिद्धार्थ मिश्रा जो राइटर हैं, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, तो राइटर और शो रनर से बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिलती हैं। फिर जब स्क्रिप्ट रेडी हुई तो मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, फिर उसमें किरदार को खोजता हूँ, किरदार को समझने की कोशिश करता हूँ, उसके दिमाग को समझने की कोशिश करता हूँ। तो जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, फिर ये प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो जितनी अवेलेबल चीज़ें सोसाइटी में इस तरीके के जो किरदार रहे हैं, इस तरीके के जो व्यक्तित्व के लोग रहे हैं, जो अपराध की दुनिया से शुरू किया जिन्होंने और राजनीति की दुनिया में गए, उन सभी पर्सनैलिटीज़ के अवेलेबल फुटेज, वीडियोज़, इंटरव्यूज़ जो कुछ मिलता है सब देखता हूँ। फिर उसमें हारून शाह अली बेग को खोजता हूँ कि स्क्रिप्ट में किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है और क्या क्या किया जाए। इस किरदार के हाव भाव कैसे होंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, ये ऐसा क्यों सोचता है, ये ऐसा क्यों करता है, इस क्यों को खोजता हूँ। तो उसके लिए मुझे उसकी फैमिली को डिकोड करना पड़ता है, ये किस परिवार से इंसान आया है, इसके बचपन में क्या क्या ऐसा हुआ है, ये क्यों ऐसा सोचता है, ये क्यों ऐसा रिएक्ट करता है, इसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, ये किस तरह के लोगों के बीच में बड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में काम करते हैं और धीरे धीरे किरदार मिलने लगता है। आपने बताया कि इस किरदार के लिए आपने वजन 10 किलो बढ़ाया। इस तरह की और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी? जैसे वो साहित्य में रुचि तो साहित्य में आपकी भी रुचि भी, आप भी लिखते हैं, तो बाकी चीज़ें कहाँ क्या था, संगीत वगैरह कैसे आपने खोजा, क्या समझा? मैं म्यूज़िक सुनना मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है। जब हारून शाह अली बेग की तैयारी चल रही थी तब थोड़ा उस समय के म्यूज़िक को ज़्यादा सुनने लग गया था, और बाकी किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद बनारस में पैदा हुआ हूँ, और बनारस तो ऐसे ही संगीत और साहित्य से भरपूर है, बहुत ही समृद्ध रहा है हमेशा से बनारस, और वहाँ का तो घराना है नृत्य साहित्य, और इसके लिए अगर आप देखने जाएंगे तो चप्पे चप्पे की कहानियां हैं बनारस की। तो वो लगाव हमेशा से रहा, कुछ बढ़िया चीज़ रही, वक्त रहता है तो चाहता हूँ कि पढ़ लूँ, कुछ अच्छी चीज़ मिली तो सुन लेता हूँ। और बचपन से देखता आया हूँ बनारस में कि म्यूज़िक के लिए कुछ ना कुछ वहाँ कार्यक्रम होता रहता है। वहाँ संकट मोचन मंदिर है, वहाँ एक से एक लोग आके वहाँ परफॉर्म करके जाते हैं। तो वो लगाव, मतलब इसके लिए तो मैं ब्लेस्ड कहूँगा खुद को कि ये सारा एक्सपोजर बचपन से ही मिलता रहा। अब वो काम आता है, वो प्रोफेशन बन गया है, तो मेरे बड़ा काम आता है। तो वो जो हारून शाह अली बेग का टेस्ट है, उसको ध्यान में रख के मैंने म्यूज़िक फिर उस तरीके का सुनना शुरू किया, और उस तरीके की चीज़ें पढ़ना, तो धीरे धीरे वो अपने आप होने लगता है जब आप तैयारी करते हैं। हारून अली शाह बेग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो गैंगस्टर होना, मैंने अपराधी होना, और दूसरा राजनीति। और कुछ लोग कहते हैं कि अपराध और राजनीतिकरण दोनों मिल गए हैं, एकीकरण हो गया है। इस सीरीज में किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है? इस सीरीज में आपको ऐसा रूटीन गैंगस्टर ड्रामा जैसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक अलग तरह से कहानी को अप्रोच किया गया है, जहाँ पे आपको राजनीति और अपराध ये कैसे मिक्स हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे
दो तरीके से कह सकते हैं कि अपराध का राजनीतिकरण कह लीजिए या राजनीति का अपराधीकरण कह लीजिए, तो आपके ऊपर है। क्योंकि सीरीज जो चलती है लीनियर नहीं चलती, ये नॉन लीनियर है, तो अलग अलग टाइम पीरियड में चलती है, बट आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। बाकी है, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे एक गैंगस्टर कैसे बड़ा बनता है और एक गैंगस्टर कैसे घेरा जाता है। एक राजनीतिज्ञ जो अपराध की दुनिया से बिलोंग करता है, कैसे उसकी जरूरत लोगों को पड़ती है और कैसे उसको कॉर्नर किया जाता है। कैसे आम आदमी एक इस तरीके के व्यक्तित्व पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है और कैसे एक आम आदमी इस तरीके के व्यक्तित्व की वजह से अपना बहुत कुछ खो देता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी और डायलॉग्स तो मतलब इतने फेमस हो रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, जबकि अभी सीरीज को आए अभी 3-4 दिन हो रहे हैं। मुझे इसे और बताएं कि एक कलाकार जब किसी काल्पनिक किरदार को निभाता है और उस वक्त उसकी जो तैयारियां होती, जो उसकी मनस्थिति होती वो, और अब जब रियल कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हैं उस वक्त की मनस्थिति में कितना अंतर होता है, क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? आप देखिए, ये किसी की बायोपिक नहीं है रंगबाज। ट्रू इंसिडेंट्स जो हैं उससे इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। लेकिन हाँ, आप जब मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ तो मैं उस किरदार में पूरा ऐसा विश्वास रख के करता हूँ कि ये किरदार यही सच है। क्योंकि मैं जब बिलीव करूंगा तभी देखने वाले बिलीव करेंगे। तो मैं उस मना स्थिति के साथ अप्रोच करता हूँ। अब अगर किसी की भाव भंगिमा, किसी की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रख के कोई चीज करना है तो उस पर काम करता हूँ। तो एक्टर का तो एक काम है, फिर वो चीजें धीरे धीरे वो होने लग जाता है। और मेरा तो ये रहा है कि जब मैं बॉक्सिंग कर रहा था मुक्काबाज के वक्त में, तो एक बॉक्सर की चाल थी, अभी रंगबाज की है, तो इसमें तो 3 दशक है। तो आपको दिखेगा कि 20s में उसके बातचीत करने का लहजा अलग है, 2 शब्दों के बीच में गैप कम है, फटाफट बात करता है, चलने उठने बैठने का तौर तरीका अलग है, रिएक्ट करने की टाइमिंग बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो वो कुछ भी बोलने के पहले वो पूरा तौलता है, अपना वक्त लेता है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो बहुत असरदार है। तो वो फर्क आपको दिखेगा जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, अपने 30s, लेट 30s और 40s में जाता है, तो उसके शब्दों के बीच में गैप बढ़ने लगते हैं, उसके पॉजेस बढ़ने लगते हैं, उसके उठने बैठने चलने देखने का तरीका बदलता है, होता ही है। जब आप भी अपने 20 साल की उम्र में होते हैं तो आपकी एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब आप 40 के उधर बढ़ने लगते हैं तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ और बताएंगे कि इस सीरीज में यार हम ये उसके कारनामे भूल जाए कि राजनीति है या उसका अपराधीकरण, दोनों चीज़ों को हटा दें, तो एक किरदार के रूप में इस किरदार से लोग क्या सीख सकते हैं? सीखने के लिए आप देखिए, जब आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आपको समझ में आता है। फिर कौन सी चीज़ है जो आपका रास्ता बदल देती है, आपको वो दिखेगा। कई बार आप गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कभी भी मिटता नहीं, वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर संयम बरता जाए तो कोई बड़ी घटना होने से रुक सकती है। तो ऐसी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्लस मैं व्यक्तिगत तौर पे जब इस किरदार को देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये किरदार, इसके अंदर तूफान चल रहा होता है, लेकिन इसके चेहरे को देख के आप नहीं समझ सकते कि ये आदमी इतनी बड़ी चीज़ से जूझ रहा है। ऐसा ठहराव है इस किरदार में, जबकि मैं पर्सनली ऐसा हूँ कि ज़रा सा कुछ भी महसूस करता हूँ मेरे चेहरे पे आ जाता है।
तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि इस किरदार से मैं सीख सकूँ कि कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी मुश्किलें हों, आप उसका चेहरा देख के नहीं समझ सकते कि कुछ ऐसा है। वो चीज़ मैं चाहूँगा। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे मैं गिव अप नहीं करता अपनी लाइफ में। मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। जो चीज़ सही है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो वो कहीं ना कहीं इस किरदार में भी है। वो गिव अप नहीं करता, अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करता है। म्यूज़िक का शौक़ मुझे भी है। म्यूज़िक का शौक़ हारून शाह अली बेग को भी है। पढ़ना लिखना मुझे भी अच्छा लगता है। ये चीज़ किरदार में भी है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप संगीत और साहित्य से जब जुड़े होते हैं तो तमाम हलचल जो चल रही है आसपास, आप उससे निपट लेते हैं। तो ये एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि संगीत और साहित्य में ये जादू है जो आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव लाता है। बाकी इस किरदार का जो लहजा है, बातचीत करने का जो तरीका है, उसमें एक सलीका है जो आपको आकर्षित करता है। चलिए सर, मुझे ये बताएं कि इसको कहाँ फिल्माया गया है और उसके अनुभव क्या रहे आपके? हम लोगों ने यूपी में शूट किया है इसको। लखनऊ, सीतापुर, मलिहाबाद, काकोरी और कुछ और जगह पे, और सब जगह हम लोगों ने ऐसे शूट किया है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सर्दियों के दिन में शूट हुआ है। बहुत फ्रेंडली थी शूटिंग वहाँ पे, मतलब परमिशन आसानी से मिल जाती है, जबकि हम चुनाव के आसपास शूट कर रहे थे। तो लेकिन उसके बाद भी ऐसी मुश्किलें नहीं हैं। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन हुए, मज़ेदार इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे हारून शाह अली बेग का एक बार दरबार उसमें दिखाया गया है, तो उसमें हर तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, आर्थिक मदद भी की जाती है, तो पैसे भी रखे गए। कहीं से खबर उड़ गई कि शूटिंग की आड़ में पैसे बांटे जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन होने वाले थे थोड़े समय में। तो पूरी टीम पहुंच गई वहां पे और उन लोगों ने देखा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमें पता चला है कि शूटिंग की आड़ में जो है पैसे बट रहे हैं यहाँ पे, जबकि इलेक्शन होने वाला। बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा सीन है ये। हम लोग एक सीन कर रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने बताया और फिर उनको दिखाया, भाई देखिए ये 500 रुपए की नोट जो है ये डीमोनेटाइजेशन में बंद हो चुकी है, तो वो रखी है, तो प्लीज ऐसा मत। तो खैर उनके समझ में आ गया। तो ऐसे सब इंसिडेंट्स हुए थे, मजा आया। लखनऊ में खाना बहुत अच्छा है। लखनऊ में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सबसे मिलना जुलना होता है और अच्छा लगता है। आपका लेखन का शौक है, इस सीरीज में कुछ लिखा आपने, कहीं स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किया, कुछ किया आपने? मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिद्धार्थ मिश्रा जो राइटर हैं, क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। बिकॉज मैं अगर कोई चीज़ छोटी मोटी इधर उधर करता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, सभी लोग करते हैं, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बाकी हाँ, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, तो मैं शेयर कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, उन्हें ठीक लगता है तो ले लेते हैं। तो उस हिसाब तो इम्प्रोवाइजेशन तो चलता रहता है, सब पार्ट। बट मैं हमेशा उन सारी चीज़ों की क्रेडिट राइटर को देना चाहता हूँ, बिकॉज राइटर बहुत मेहनत से किसी चीज़ को लिखता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ ऐड कर दिया, तो किसी ने एक चीज़ को सोचा, उसको करने में आप कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ डाल देते हैं, तो आई थिंक क्रेडिट बिलोंग्स टू राइटर। तो मैं कभी ये बोलना नहीं चाहूँगा। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। तो कुछ लाइन्स आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो डायलॉग बन जाते हैं। मैंने सुना आपने कोई गाना लिखा है इस सीरीज के लिए? हाँ, इसमें एक गाना मैंने और मेरी सिस्टर मुक्ति जो है, हम लोगों ने मुक्काबाज भी साथ में लिखी थी। तो हमारी जुगलबंदी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो हम लोग बैठे और 2 लाइन ऐसा कुछ उसने कर दिया, फिर मैं कहीं गया तो उसने अंतरा कर दिया, मैंने मुखड़ा की 2 लाइन कर दी, उसने उसमें 2 लाइन ऐड कर दी। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। और एक गाना हम लोगों ने उसमें लिखा था जो आखिरी एपिसोड में है, लास्ट में, वो देखेंगे तो। कैलाश खेर ने गाया है, स्नेहा खान मिलकर का म्यूजिक है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा मेरी एक फिल्म है सिया, और जिसके डायरेक्टर हैं मनीष मुंद्रा जी, वो आने वाली है 16 सितंबर को। और एक फिल्म है दिल है ग्रे, वो रिलीज़ होने वाली है। और एक फिल्म है आधार, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ,
बहुत प्यारी फिल्म है। सुमन घोष उसके डायरेक्टर हैं। ये 3 फिल्में हैं जो रिलीज़ होनी है। और अभी मैं शूट पे जा रहा हूँ एक शो करने के लिए, बस अब गैप बड़ा नहीं आने। एक चीज़ और होती है कि जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, पहले दिन पहला शो होते ही पूरी फिल्म को लेकर के या आपके एक्टिंग की पूरी चर्चाएं आपके सामने आ जाती हैं। क्या OTT से ऐसा संभव है? OTT पे मुझे तो बहुत कमाल का रिस्पांस मिला है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था रंगबाज कि हाँ ठीक है लोग देखेंगे, लेकिन मुझे 2 दिन 3 दिन के अंदर ही आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, US, UK, सिंगापुर, मॉरिशस, गल्फ कंट्रीज से। ये तो बाहर के देश हैं जहाँ से कई कॉल्स आई मुझे। उसके अलावा यूपी में बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, अलग अलग जगह से, मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, अलग अलग जगह से कॉल्स। बिहार में कई जगह से, बिकॉज मेरे दोस्त हैं जानने वाले। और लोगों ने मतलब उनका ये था कि भाई हमने सोचा था आधा आज देखेंगे आधा कल देखेंगे, लेकिन जब आधा देख लिया तो ये हुआ आधा जो बचा हुआ उसको भी आज ही देखेंगे। आई एम रियली हैप्पी कि लोग बिंज वॉच कर रहे हैं। यानी एक एक्टर को तो यही चाहिए, ये कलाकार की ताकत ही दर्शक होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने तो अपनी मेहनत कर दी है। अब सीरीज आपके हाथ में है, आप देखिए, लिखिए ज़रूर, लोगों को बताइए ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगा है ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने आपको फ़ोन किया उन्होंने ऐसे कोई खास बात बताई उन्हें क्यों पसंद आई सीरीज? उन्हें एक तो सीरीज उनको बहुत अच्छी लग रही है, उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है हारून शाह अली बेग की, बिकॉज इस तरीके की किसी किरदार में लोगों ने मुझे नहीं देखा है। तो वो एक कमाल की चीज़, मतलब सभी यूनानिमसली सभी लोग ये बोल रहे हैं। जो रिव्यूज़ आए हैं, क्रिटिक्स ने जो लिखा है, मतलब आई एम रियली सो ग्रेटफुल, थैंकफुल टू एवरीवन। जो लोग इतना कुछ प्रेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एक कलाकार को हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं आगे भी इस तरीके के प्रयोग करूं। खुल के लोग बोल रहे हैं, मतलब उनकी आवाज़ से पता चलता है कि वो क्या कुछ कह देना चाहते हैं। मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है। कुछ नया लिख रहे हैं? लिख चुका हूँ, मेरी बहन के साथ एक फिल्म लिखी है हम लोगों ने मिलके, तो वो कंप्लीट हो गई है। एक और स्क्रिप्ट है जो सिस्टर ने मेरे लिए लिखी है, वो उसने सोलो ही लिखी है, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो उसे पिच करेंगे और जैसे मुक्काबाज की थी वैसे। विनीत जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बातचीत करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।